साथियों नमस्कार। साथियों, अभी प्रधानमंत्री मोदी की जितने भी डिफेंस के चीफ्स हैं, चाहे एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के तथा हमारे एनएसए साहब, इन सभी से मीटिंग हुई है। और मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सबको साफ साफ कह दिया है कि आपको जो कदम उठाना हो उठाओ, आपको पूरी तरह से खुली छूट है। मोदी जी ने सभी को कॉन्फिडेंट करके भेजा है कि मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो कर सकते हो करना। ये तो आज की मीटिंग में हिदायत दी गई है, सबको बोला गया है। और उसके साथ ही कल फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान का अंतिम दिन कब आने वाला है। कल मोदी जी सीसीएस की दूसरी मीटिंग करने वाले हैं। आपको याद होगा जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके जस्ट अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की मीटिंग करी थी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग करी थी। इसमें कुछ मुख्य लोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, हमारे एनएसए साहब भी होते हैं। वैसे एनएसए साहब ऑफिशियल नहीं होते परंतु बैठते हैं मीटिंग में। इस तरह के 4-5 लोगों के बीच में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में सब चीज का ब्रीफ लिया जाता है और सभी लोगों से पूरी पोजीशनिंग जानी जाती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो यानी कि उस वक्त जो मीटिंग हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो पूरा ब्रीफ लिया कि कहां पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे रिपोर्ट दीजिए। प्लस सभी को अपने अपने काम दिए होंगे, ऐसा कोई हमको बताने नहीं आया है, बट जो चीजें हो रही हैं वो मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूं। सभी को काम दिए होंगे कि देखो भाई, आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। सब लोग मुझे रिपोर्ट देना 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपने हिसाब से देंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपने हिसाब से देंगे, हमारे होम मिनिस्टर, हाँ होम मिनिस्टर भी इसका पार्ट होते हैं, अमित शाह अपने हिसाब से देंगे, और एनएसए साहब भी सब चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे और अपने हिसाब से अपना इनपुट उनको देंगे। ये मीटिंग कल होनी है, यानी कि कल प्रधानमंत्री सबसे पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या क्या पोजीशनिंग हुई, क्या क्या पता चला, कहां पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और कल ये मीटिंग में तय हो जाएगा कि ठीक है सब तैयार हो, ये करना है, ठीक है ये करना है। आप कहोगे कि साहब आप तो ऐसे ही कह रहे हो। नहीं, अब मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं वो देखिए। ये तो आज का है कि मीटिंग हुई है और सभी को बोल दिया गया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार जो करना चाहें कर सकते हैं, टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब हमें देना है, किसी तरह की कोई परवाह ना कीजिए। कल जो मीटिंग होनी है वो कोई एक नहीं होनी, सीसीएस की मीटिंग होनी है ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कई मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी है ये देखिए। ये पिछली बार की सीसीएस की मीटिंग है। अमित शाह बैठे हुए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना। देखो कल जो मीटिंग होनी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की होगी। इसके बाद एक मीटिंग होनी है जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स सीसीपीए की मीटिंग होगी, जिसमें मोदी जी चेयरमैन होंगे। इनके अलावा कौन कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी होंगे, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन होंगी तथा अन्य सीनियर मिनिस्टर्स होंगे। ये पॉलिटिकल अफेयर्स और मीटिंग होनी है जिसमें सबसे पूछा जाएगा कि किन किन चीजों का कैसे कैसे ध्यान रखना है। तीसरी मीटिंग देखिए, एक और तीसरी मीटिंग होनी है, ये द कैबिनेट्स इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी विल मीट देयर आफ्टर फॉलोड बाय अ कैबिनेट मीटिंग। इसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होनी है, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक से संबंधित लोग हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो गई, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उसके साथ आरबीआई के गवर्नर हो गए, प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर वो हो गए, तथा अन्य ऐसे लोग जो इकोनॉमिक्स की हाईएस्ट बॉडी से जुड़े हुए हैं, वो सब बैठे होंगे और चर्चा हो रही होगी कि अगर भारत युद्ध करता है, हम अगर अटैक करते हैं, युद्ध में भारत जाता है, तो बताओ कितना नुकसान होगा। बताओ भारत को 10 दिन में युद्ध के दौरान 10 दिन में हमको कितना लॉस होगा फाइनेंशियली, पैसे का। क्योंकि हर चीज आपको पता है, युद्ध से कोई भी देश क्यों बचता है, क्योंकि आर्थिक रूप से नुकसान बहुत होता है। जरा जरा से हथियार हजारों करोड़ों के होते हैं, तो एक भी हथियार नष्ट हुआ या कोई भी चीज अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत देश को इसका लॉस होता है। तो ये डिस्कस किया जाएगा कि भाई इसके आर्थिक परिणाम क्या होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है हम युद्ध तो कर दिए स्टार्ट और यहाँ प्याज हो गई 500 रुपए किलो, तो पब्लिक वैसे भड़क जाएगी। तो सब लोग बताएंगे कि नहीं नहीं सर देखिए, हम 1 हफ्ते का युद्ध अफोर्ड कर सकते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं आप साल भर का युद्ध अफोर्ड कर सकते हैं। कोई कहेगा देखिए अगर युद्ध होता है तो यूएसए ये कर सकता है, चाइना ये कर सकता है, दूसरा देश ये कर सकता है। क्योंकि अभी तो देखो, अभी तो युद्ध की शुरुआत भी नहीं हुई है, केवल माहौल बन रहा है। अभी तो सब हवा भर रहे हैं। यूएसए कह रहा है कि अरे अरे लड़ो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाइना कह रहा है कि अरे देख लो, बातचीत कर लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, पीछे से चाइना खुश हो रहा है ना। ऐसे ही कोई यूरोप का देश भी कुछ नहीं बोल रहा है, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब शांत बैठे हैं। और जैसे युद्ध हो जाएगा ना, फिर ये करेंगे, फिर ये अपना असली रंग दिखाएंगे।
पता चला यूएसए कह रहा है कि अगर इंडिया ने युद्ध नहीं रोका तो सैंक्शंस लगा देंगे। लो साहब, यूएसए ने कह दिया कि अगर किसी ने इंडिया को सप्लाई की कोई चीज तो हम उस पर भी सैंक्शंस लगा देंगे। लो साहब, फंस गए आप। अब आप ना युद्ध को रोक सकते ना कुछ कर सकते। तो हमें ये सारी चीजें सोच के चलनी पड़ती हैं कि जो गिरगिट बैठे हुए हैं, अगर एन वक्त पर रंग बदल दिए तब हम क्या करेंगे। आप जानिए, चाइना को आप क्या समझ रहे हैं? चाइना जो कल मैंने बताया था वीडियो में कि मिसाइल सप्लाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? जब युद्ध होगा स्टार्ट तो क्या चाइना मान जाएगा? इंटेलिजेंस देगा पाकिस्तान को, अपने हथियार भी दे सकता है, तमाम तरह की सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान को वो। उसी प्रकार से आप देखिए बांग्लादेश, अभी तक तो बांग्लादेश पिक्चर में ही नहीं आया है। आपको क्या लगता है बांग्लादेश शांत पड़ जाएगा? मैंने पहलगाम होने से पहले एक वीडियो बनाया था, बताया था बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में बैठे हुए कुछ जिहादी, इन सबका एक नेटवर्क चल रहा है। आप अभी बांग्लादेश वाले एंड को नजरअंदाज करके मत चलिए, ये मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ करेगा गड़बड़। उसी प्रकार से यूएसए को तो आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। युद्ध करवा के कब क्या बोल दे कुछ नहीं कह सकते हो। ट्रम्प चचा है, उनके दिमाग में क्या आ जाए। और यूरोप के देशों पर भी भरोसा मत करिए। फ्रांस अभी गड़बड़ कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है बताता हूं। तो इनके ये जो रंग दिखाएंगे ना, कोई कहेगा कि हम ये वाला सैंक्शन लगा रहे हैं, कोई कहेगा कि अगर ये नहीं किया तो ये कर देंगे। तो सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। दुनिया से कई चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, कई चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। कल को हम युद्ध में जाते हैं और किसी तरह का कोई हम पर प्रभाव पड़ा तो हमारे देश में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसको लेकर के मीटिंग होगी। तो ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग है ना, ये बता रही है कि भारत ने तय कर लिया है कि युद्ध करना है। अगर ये इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग ना होती तब भी संशय बना रहता कि क्या पता सर्जिकल स्ट्राइक करके चले आए, क्या पता पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह करा के चले आए ना। जब इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हो रही है, वहां से बात पकड़ में आ गई कि भारत ने मन बना लिया है कि युद्ध करना है चाहे कुछ हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि भारत ने यह मन बनाया हो कि युद्ध को एक हफ्ते ज्यादा नहीं खींचना, एक हफ्ते में कर दो जो करना है। बहुत स्मॉल स्केल वॉर होगा, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, इंपैक्ट बड़ा तगड़ा होगा, ऐसा लग रहा है। भारत क्यों चाहेगा कि 6 महीने तक युद्ध में पड़े रहे हम लोग। और ये बात पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कही है कल। उसने तो अपने देशवासियों को, देखिए ये आदमी, इसको देखता हूं हंसी आती है। ये कार्टून है, ख्वाजा आसिफ है डिफेंस मिनिस्टर। इसने एक गलती करी थी 2-3 दिन पहले। इसने एक को इंटरव्यू देते समय बोल दिया था कि हाँ, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है 30 साल से, लेकिन ये यूएस के कहने पर कर रहा है, वेस्ट के कहने पर कर रहा है। वहां से फंस गया। कैसे फंसा उस पर आऊंगा, बट इसने कल अपने देशवासियों से कहा है कि यह बात अब सुनिश्चित है कि भारत अटैक करेगा। इसको तो आप मान के चलिए, इसने कल ये बोला। हमको आज पता चल गया जब ये हमने देखा कि पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हो रही है, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स की हो रही है। इसका मतलब ये है कि सारे परिणामों पर गौर किया जा रहा है कि किस किस चीज पर क्या क्या असर पड़ेगा। और चीज बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कश्मीर में एक्स्ट्रा बेड्स बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में मेडिकल एड्स पहुंचाई जा रही है इमरजेंसी के लिए। और देश में कई स्कूलों को भी स्कूलों से परमिशन ली जा रही है कि कल को एयरफोर्स के लिए यूज करने हो किसी भी तरह से, तो क्या स्कूल्स हम यूज कर सकते हैं। तो उसके भी इंतजाम चल रहे हैं, इंतजाम बहुत चल रहे हैं। मैं सब कुछ नहीं बता सकता, आप समझिए बात को। मैं केवल वही चीजें बता रहा हूं जो अखबारों में छप रही हैं, या हम अपना कनेक्ट द डॉट करके गैस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप ये ना समझिए कि मैं कोई गवर्नमेंट की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूं। मेरे को कहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? हम तो सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इतिहास को पढ़ के सीखे हैं और पाकिस्तान की उसको जानते हैं, हैसियत को। तो इसलिए हम बोल रहे हैं। तो इसने जो ये बोला था ना 2-3 दिन पहले कि हाँ, पाकिस्तान 30 साल से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, वो भी यूएस के कहने पर, ये मर गया उस दिन कह के। तो मैंने आपको कहा था ये सबसे बड़ी गलती कर गया। ये कुछ भी कर लेता, ये नहीं करना चाहिए था, ये कर गया। अब आप कहोगे ऐसा क्या कर दिया इसने? पहला तो ये कि यूएस का नाम ले दिया, तो यूएसएस का बदला तो चुकाएगा किसी ना किसी तरीके से। दूसरा ये कि आज भारत ने इसी के स्टेटमेंट को यूज करते हुए यूएन में बोला है कि देखो भाई, पाकिस्तान जो ये कह रहा है ना कि उसने कुछ नहीं किया, वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता या उसका टेररिज्म से लेना देना नहीं है, ये सब झूठ है। क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी 2-3 दिन पहले बोला है कि हाँ, हम 30 साल से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने इसी के स्टेटमेंट को कोट किया यूएन में और ये बोला है कि ये पाकिस्तान सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए टेररिज्म का एक हब बन चुका है, खतरा है ये। अब पाकिस्तान क्या बोलेगा? ये यूएन में फंस गया, वरना तो बोल देता कि अरे हम तो टेररिज्म को सपोर्ट करते ही नहीं है, भारत इल्जाम लगा रहा है, हमने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब यूएसए भी नहीं बचा सकता पाकिस्तान को, क्योंकि उसने खुद उगला है, प्लस यूएसए का नाम ले दिया है। तो पाकिस्तान यहां भी फंस गया। मैंने आपसे कहा था ना, खुद गलती करेंगे, देखना, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मुझे लग रहा है पहला अटैक भी यही कर देंगे गलती से, आप देखना। इसके अलावा इन्होंने एक हवा बनाई थी पाकिस्तानियों ने कि हम टर्की से मदद ले रहे हैं, टर्की के विमान पाकिस्तान में आ रहे हैं, देखिए 6 विमान टर्की के आ गए हैं, एर्दोगान हमारे साथ खड़ा हुआ है। हवा उड़ा दी थी इन्होंने।
अब इनको लगा कि एर्दोगान तो हमारा साथ दे देगा। पाकिस्तान को दो ही देश साथ दे सकते हैं, एक चाइना है, एक टर्की है। खुल करके दोनों में से कोई नहीं दे पाएगा, पर्दे के पीछे दे सकते हैं। तो चाइना का तो चांसेस लग रहा है, टर्की के अभी तक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि टर्की ने कोई भी इसी तरह की कोई हरकत करी नहीं है। जब पाकिस्तान ने हवा उड़ाई कि टर्की के विमान आ रहे हैं, अब तो हम भारत को देख लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तब टर्की के ही एक डिपार्टमेंट ने, जिसका ये काम है फेक न्यूज को डिनाई करना, उसने ये डिनाई किया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में जो ये न्यूज चल रही है ये फेक है, और हमारे विमान जरूर गए थे पाकिस्तान, लेकिन अपना फ्यूल भराने के लिए गए थे, ट्रांसपोर्ट वाले विमान थे और वो वापस आ चुके हैं। तो पाकिस्तान ऐसे हवा बना रहा था टर्की की, तो ये यहां भी ध्वस्त हो गया। इसके अलावा आप देखें तो भारत ने फ्रांस से, अब ये वो बात है जो मैंने कहा था कि फ्रांस भी गड़बड़ कर रहा है। फ्रांस गड़बड़ क्या कर रहा है साहब, देखिए फ्रांस से जो हमने रफाइल लिए थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो डील कल हुई है नेवी वालों के लिए ना, जो पहले हम ले चुके हैं, उन रफाइल में आपको कोई भी सेवा लेनी है उसकी, तो फ्रांस से एक सोर्स कोड लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कई सारी एप्लीकेशंस यूज करते हैं मोबाइल में, है ना, तो थोड़े बहुत तो फीचर्स आप फ्री में यूज कर लेते हैं, ज्यादा फीचर यूज करने हैं तो कहता है कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, है ना। तो जैसे आप हॉटस्टार देखते हैं तो 4 मिनट का फ्री में देख सकते हैं, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसी तरह से ये जो विमान होते हैं, इनको अगर इनकी फुल कैपेसिटी पे आपको यूज करना है कि रडार में भी ना आए, इसमें आपके हर तरह के हथियार भी लग जाएं, इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप वो भी कर लें, इसमें आप प्रिसीजन लेना चाहें चीज में तो वो भी ले सकते हैं, मतलब इसके जितनी कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी में अगर आपको यूज करना है तो फ्रांस से एक सोर्स कोड लेना पड़ता है। सोर्स कोड एक तरीके से एक परमिशन टाइप की है कि हाँ भाई फ्रांस ने कह दिया अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भारत ने इनका सोर्स कोड मांगा फ्रांस से कि भाई हमें दे दो, हमें जरूरत पड़ सकती है। तो फ्रांस ने अभी तक दिया नहीं है, मना टाइप का ही कर दिया है। इसमें फ्रांस को कुछ डर लग रहे हैं। पहला, फ्रांस को यह लग रहा है कि अगर भारत को हमने सोर्स कोड दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत इसको लीक कर दे, किसी और देश को बता दे। दूसरा डर उसे यह लग रहा है कि अगर हमने ये भी भारत को दे दिया फिर तो हमारी टेक्नोलॉजी की पोली खुल जाएगी कि हम कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, फिर जो हमारे रफाइल की हवा बनी हुई है दुनिया में, जो हम एक तरफा राज कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उसके कॉम्पिटिटर्स पैदा हो जाएंगे। तीसरा, इसको यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत इस सोर्स कोड के माध्यम से यह जान जाए कि नेटो की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। चौथा, उसको यह डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत इस सोर्स कोड को लेकर के अपने ही कुछ इस तरीके के जहाज बनाने लग जाए। मतलब एक तरीके से जो जैसे कॉपीराइट होता है ऐसे ही जो राइट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल राइट्स जिनके तहत हम चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, वो उनका वो उल्लंघन करना नहीं चाह रहा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो अभी तक फ्रांस ने मना कर दिया है, हाँ नहीं किया है एक तरह से। और दूसरी बात यह भी है कि हमने इससे पहले फ्रांस से सन 1980 के दशक में मिराज लिए थे, तो मिराज में भी हुआ यह था कि हमने उसके लिए भी उनसे सोर्स कोड मांगा था एक टाइम के बाद, तो फ्रांस ने वो आज तक नहीं दिया। अब फ्रांस ने नहीं दिया तो क्या हम रफाइल यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी के साथ। आप इसमें अपने देश में बनी हुई हर तरह की मिसाइल यूज नहीं कर सकते, वही वाली बात है। हो सकता है ये उतना प्रिसाइज हमला ना कर पाए, हो सकता है ये रडार में आ भी जाए कहीं, कभी ना आए, सारी चीजें हैं। तो वो आप इसको अपने योग्य बनाना चाहते हैं अगर, तो आपको सोर्स कोड लेना पड़ेगा। फिर भी आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं, रफाइल जेट के एडवांस यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और मॉड्यूलर मशीन कंप्यूटर का संचालन पूरी तरह से उसके सोर्स कोड द्वारा नियंत्रित होता है। ये दोनों प्रणालियां विमान की रणनीतिक क्षमता का मूल आधार हैं। ये जो इनका सॉफ्टवेयर पूरा है ये तभी अच्छे से काम करेगा जब सोर्स कोड इसमें डलेगा। अब साहब आप ये कहोगे कि ठीक है, ये आपकी बात सही है कि सोर्स कोड और ये सब, तो ये फ्रांस मना कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम चला नहीं पाएंगे रफाइल को। मैंने बताया रफाइल यूज कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इससे यह पता चल जाएगा कि ये यूरोपीय कंट्री किस तरह से भारत के साथ हैं या नहीं है। मैंने बोला ना, ये लोग, इन पे आप भरोसा मत करिए। पता चला भारत युद्ध में चला गया और ये सोर्स कोड दे ही ना, इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। क्या पता यूएसए कहते पीछे से कि मत देना, और यूएसए हमसे कह रहा है अरे हम तो तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत दो। फ्रांस से कह रहा है कुछ देने की जरूरत नहीं है। फंस गए आप। गनीमत है कि यूएसए से नहीं लिया। यूएसए के पास तो ऐसी व्यवस्था है कि एक बटन वहां से दबा दे तो आप जहाज यूज ही नहीं कर सकते। ये जर्मनी ने अभी पकड़ा है उसको F-35 विमानों में। तो इसलिए इन पर भरोसा नहीं कर सकते आप। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी है उसने। हालांकि ये कुछ दिक्कतें रशिया के साथ भी आती हैं, पर रशिया जानता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमने रशिया के साथ विश्वास कमाया है। अब ये जो नाटक करेंगे ना, जिन लोगों से हमने हथियार लिए हैं, इनसे हमें दिक्कत है। पाकिस्तान तो हमारा चैलेंज है ही नहीं। चैलेंज है ये इधर उधर के देश और हमारे घर के अंदर बैठे हुए जो विभीषण हैं, या जो यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके दिमाग में पाकिस्तान बसा हुआ है। ये
अब आप एक बात कहेंगे कि ठीक है साहब, ये अगर है तो फिर हम किस पर विश्वास करें? एक देश है जिस पर भारत आंख बंद करके विश्वास कर सकता है, नहीं रशिया नहीं है, इजराइल। आज आप नोट कर लेना, युद्ध स्टार्ट होगा, भारत सबसे ज्यादा मदद किसी की ले रहा होगा तो वो इजराइल होगा जी। और इजराइल देगा हमको इंटेलिजेंस में मदद, ये भी आप देख लेना। हो सकता हथियार भी सप्लाई करेगा नो डाउट, लेकिन इंटेलिजेंस में मदद करेगा। इजराइल धोखा नहीं देगा। 1999 में मदद करी है, बीच बीच में भी करता आया है, अब भी करेगा। तो इसलिए हम रशिया पर, यूएसए पर, फ्रांस पर भरोसा नहीं कर सकते। और ये जवाब हमें अपनी कांग्रेस की सरकारों से पूछना चाहिए कि इतने साल हो गए हमारे देश को, आज भी हम अपने यहां पर हथियार क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आप जानते हैं 2013-14 में हमारा डिफेंस का जो एक्सपोर्ट था वो कितना था? लगभग 684 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे हम बस। पिछले साल 2023 में कितना था आपको पता है? 23,000 करोड़ का। इतना करा है मोदी ने। अभी भी कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा एटलीस्ट डिफेंस में, वरना हम दूसरों के कंट्रोल पे ही चलेंगे। भारत को जो आज बातें करनी पड़ रही है ना सबसे कि हाँ भाई ऐसा हो गया हमारे साथ, हम ऐसा करने जा रहे हैं, हाँ भाई ऐसा हो गया हम ऐसा करने जा रहे हैं, देशों से 100 देशों से जो बात करी है भारत ने, वो इसीलिए ही करी है कि जब हम कुछ करें तो कोई बीच में आए नहीं। और बीच में आने से हम डरते नहीं है। हमारी आधे से ज्यादा चीजें यूज हो रही हैं वो दूसरों के दम पे हो रही हैं। जीपीएस अमेरिका के दम पे चल रहा है, इंटरनेट, उसी प्रकार से आप सोशल मीडिया देख लीजिए, तमाम तरह की चीजें हैं, सॉफ्टवेयर हो गए, आपके इंटरनेट की चीजें हो गई, हथियार हो गए, सारी चीजें आप दूसरों से ही चला रहे हैं, तो आपको उनको कन्वे करना पड़ेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। तो बहरहाल खौफ का आलम है और भारत की बात तालिबान से भी चल रही है, तो हो सकता है कि तालिबान भी हमारी कोई मदद करे। तालिबान ने यह बोला है कि हम भारत के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, भारत के साथ खड़े हुए हैं, और तालिबान किस तरह से साथ देगा देखते हैं। भारत को एक फ्रंट हो सकता है अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी खोलना पड़ जाए, हो सकता है आगे जाकर के, तो वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पूरे वीडियो का मर्म यह है कि मैंने आपको विद प्रूफ, विद एविडेंसेस ये बताने की कोशिश करी है कि भारत वॉर का मन बना चुका है। कल फाइनली मोदी जी सबको बता देंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और इंप्लीकेशंस पे भी बात हो जाएगी। देन यू विल सी द मैजिक। नमस्कार।